नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए? नो। आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए? नो। फ्रेंड्स, ओवर फोन या जब हम लोग मार्केट में कोई भी चीज बेचने के लिए आते हैं तो कोई भी कस्टमर्स को कुछ प्रोडक्ट चाहिए नहीं होती है, हमें अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है या फिर कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो हमें उनको समझाना पड़ता है, उनकी जरूरत को हमको रियलाइज करवाना पड़ता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी के रिलेटेड बात करेंगे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसीज को या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ओवर फोन कैसे सेल करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से ये आपको क्रिएट करनी होगी कि कोई भी कस्टमर ओवर फोन आपकी बातों को क्यों सुनेगा या फिर आपको अटेंशन क्यों देगी। आप जब आप रास्ते पे चलते हो या फिर आप कोई व्हीकल्स पे जा रहे हो, मे बी यू आर ऑन बाइक, यू आर इन द बस, और मे बी वाइल ट्रेवलिंग और वाइल एंड रूट, आप देखते होंगे कंपनीज की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी जो बोर्ड्स होती है उधर, उस बोर्ड्स को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख के ही उतना कम से कम इंटेंशन अपने प्रति वो जगा लेते हैं कि चलिए वो स्टोर विजिट करके तो आते हैं, चलिए उस दुकान में जाके एक बार देख तो लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कस्टमर का जो ये पहली इंप्रेशन होती है, जो पहला अट्रैक्शन होती है, ये हमें क्रिएट करनी होगी। तो इस क्रिएशन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एक एग्जाम्पल के दौरान हम आपको थोड़ा बहुत इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी शॉपिंग मॉल्स के बाहर आप लोग अगर देखिएगा किसी भी प्रोडक्ट का जो आपको छूट या ऑफ मिलती है, तो वहां पे आप चीजों को देखिएगा कि 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। जैसे ही ये बोर्ड हमें दिखती है, हम दौड़े भागे चले जाते हैं कि चाहिए स्टॉक खत्म ना हो जाए, चलिए हम जाकर के देख कर आते हैं। वहां जब हम स्टोर विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद हमें पता चलती है कि भैया हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होती है उस प्रोडक्ट में तो 50% ऑफ है ही नहीं। आप दुकानदार को कुछ बोलते भी नहीं है, और जब आप उनसे फाइट करने जाते हो कि मैंने तो बाहर बोर्ड देख कर आया कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में तो 50% ऑफ थी, तो आपने तो वो 50% ऑफ हमें दिया नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कोई भी प्रोडक्ट में कि उस प्रोडक्ट के जो ऑफ लिखा हुआ था उससे पहले एक अप टू बोलकर शब्द लिखा हुआ था, UPTO, और उसके बाद आपकी थी 50% या 70%, जो भी डिजिट्स वो कंपनी ऑफर कर रही थी वो नंबर लिखा हुआ रहता है। सो आपने तो वो अप टू जो है वो तो आपने देखा ही नहीं, आपने उसको ओवरलुक कर दिया क्योंकि वो उतना छोटा लिखा हुआ था, और वो 50% शब्द जो था, वो 50% का जो न्यूमेरिक डिजिट था, ये जो ऑफ था, जो कंपनी चाहती थी कि इसी को मेरा कस्टमर देखे, इसी को लोग देखे, और उसके चलते आप आने वाले टाइम में आप उस शॉपिंग मॉल में जाओ विंडो शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप आपके इंटरेस्ट के लिए आप उस शॉपिंग मॉल में जाओ, लेकिन आपको प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो, कम से कम आप स्टोर तो विजिट किए। तो दोस्तों, हमारी ये जो प्रोडक्ट है, जो आज हम इंश्योरेंस सेलिंग ओवर फोन, इस जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ओवर फोन सेल करने के लिए भी आपको अपना जो पहला कुछ सेकंड्स होगी, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड्स, ये जितना समय आपको मिलेगी ना, इस समय में इस कस्टमर को आपको मोल्ड करना होगा, उतना कन्विंसिंग वे पे आपको कुछ चीज ऐसी बतानी होगी जो कस्टमर आपकी बात आने वाला कुछ समय के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आपको सुनने के लिए वो मजबूर हो जाए। जैसे कि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हो तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके प्रोडक्ट में बहुत सारी बेनिफिट्स हो सकती है। तो उस बेनिफिट्स में आपको जो सबसे अच्छा पॉइंट्स लगा, आपको जो सबसे अच्छा बेनिफिट लगा होगा कि आप अगर कस्टमर होते तो ये प्रोडक्ट आप या फिर इस प्लान में आप अगर इन्वेस्ट कर देते तो उस प्रोडक्ट को आप बनाइए। कोई प्रोडक्ट 15 साल में, 20 साल में, 10 साल में आपको डबल बेनिफिट देती है, कोई ट्रिपल बेनिफिट देती है, कोई उससे भी ज्यादा बेनिफिट देती है। तो आप डिसाइड कर लो कि ये प्रोडक्ट या फिर आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, इस प्रोडक्ट में क्या वो बेनिफिट कस्टमर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। इफ द आंसर कम्स यस, सो प्लीज आप वो बोल दो। तो या फिर कोई पॉलिसीज में ऐसा होती है कि पॉलिसी जो है वो एक्सीडेंटली डबल डेथ बेनिफिट कवर करती है,
या फिर आपको एक्सीडेंटली या फिर नॉर्मल डेथ बेनिफिट भी है, तो कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट वो आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, पॉलिसीज के अंदर भी जो बेनिफिट है इन केस ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट, अगर वो बेनिफिट कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा है या ज्यादा नहीं भी है, तो आपको अगर लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट में जो बेनिफिट है ये बहुत अट्रैक्टिव है और कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट ये बहुत अच्छी है, सो आप उस प्रोडक्ट को ऐसे, ये जो फर्स्ट टैगलाइन आपके होने चाहिए कि हमारी एक प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपको इतने परसेंटेज की गारंटेड रिटर्न इतनी कम समय में, दोस्तों मेरा बात आप सही से सुनो, इतनी परसेंटेज की गारंटेड रिटर्न, अगर वो 200% है या 150% है या 250% है या 300% है, तो आप इस शब्द को इतना अच्छे से बोलोगे, इतना अच्छे से। एज्यूम करो कि आपके प्रोडक्ट एक 50 साल की पॉलिसी टर्म में आपको 500% रिटर्न देती है और इस सेम प्रोडक्ट आपको 10 इयर्स की प्रीमियम पेइंग टर्म में या पॉलिसी टर्म में आपको 150% का रिटर्न देती है, तो आपका प्रोडक्ट 500% रिटर्न तो ऑफर करती है। तो आपका अगर इंट्रोडक्शन का या फिर आपकी प्रोडक्ट का इंट्रो अगर ऐसे होती है कि सर या मैडम 500% की गारंटेड रिटर्न आपको मिल सकती है, ऐसा एक प्लान के बारे में हम आपसे कुछ देर बात करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी कस्टमर के पास उतना समय नहीं होती है कि आप अगर उनसे पूछोगे कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, तो इफ द आंसर कम्स नो, अगर वो क्लाइंट आपको ना बोल देता है तो आपका कॉल तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम अपना जो क्वेश्चन मार्क वाला जो आपका सेंटेंस है या फिर जो आपको क्वेश्चन मार्क आपका स्टेटमेंट है, हम उसी को अफर्मेटिव या फिर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके हम क्लाइंट से परमिशन बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं। तो अगर कस्टमर को अब ऐसे ही बताया जैसे कि 500% तक की गारंटेड रिटर्न, तो हमने शॉपिंग मॉल के बाहर क्या देखा था ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे कि 50% वो उतना ही बड़ा था जितना कि अप टू आपका छोटा था। तो हम अगर ऐसे बोलेंगे कि 500% तक की गारंटी रिटर्न आपको मिल सकती है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि भाई क्या बड़ी प्लान है या फिर ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान है, चलो इस बंदी का बाद हम 2 मिनट सुन तो लेते, क्या पता मुझे कुछ अच्छा प्लान क्यों ना मिल जाए। इसके बाद जब कस्टमर आपको दे दिया कि ठीक है चलिए आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ना आपको एक पॉलिसी बेचने के लिए बहुत सारे डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप अगर ये सारी डिटेल जैसे कि कस्टमर्स की नाम, उसका एज, क्योंकि क्लाइंट का नाम बिना जाने आप सही से बात नहीं कर पाओगे, आप अगर उसका उम्र नहीं जानोगे तो आप अपने प्लान को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम भी आपके पास है। मे भी हो सकती है कि वो कस्टमर 25 साल का कोई बंदा होगा, ये भी हो सकता है कोई 60 साल का कोई रिटायर्ड इंसान हो। सो आपको ये जानना होगा कि इस कस्टमर की उम्र क्या है, बट आप डायरेक्टली उसे पूछ नहीं सकते हो क्योंकि आप अपने कस्टमर से उसका पर्सनल डिटेल लेने के लिए फोन नहीं किए हो, आप अपना प्रोडक्ट बताने के लिए फोन किए हो। यू आर टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, एंड अगर कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट आपकी अगर इस प्रोडक्ट लुक्रेटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, देन ओनली इस प्रोडक्ट में कस्टमर आपका इन्वेस्ट करेगा। सो अगर हम ये अपना पंच लाइन, जिसको इस शब्द को अगर हम पंच लाइन बनाते हैं कि इस पंच लाइन के चलते कस्टमर आपके प्लान को कुछ देर सुनने के लिए रेडी हो गए, अब हम कस्टमर से सिंपली उनका नाम पूछ सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर अगर आपको अपना नाम बताने के लिए रेडी भी नहीं है या फिर बताना नहीं चाह रहे, तो उस कॉल को वहां पे आपको थोड़ा हल्का पॉज करके, ठीक है सर मैं आगे आपके प्लान के बारे में बता दूं। अब आपका प्लान का कोई भी जो छोटा मोटा बेनिफिट होगा, एनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान, आप वो छोटा सा प्लान को शुरुआत करके आप अपने प्लान के अंदर घुस जाइए, बट कीप इन द माइंड कि आपको अपना क्लाइंट का सारा डिटेल भी लेनी है। तो आपका प्रोडक्ट का जितने भी फीचर्स होगा, जितने भी बेनिफिट्स होंगे, ये सारे बेनिफिट्स को आप पहले ही पेन और पेपर लेकर के आप उसको नोट करके रखिए कि आपकी प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, आप कस्टमर को प्रीमियम पेइंग टर्म कैसे बताइएगा, प्रोडक्ट में आपकी डेथ बेनिफिट क्या है, कि यह प्रोडक्ट डबल डेथ बेनिफिट देती है, सिंगल डेथ बेनिफिट देती है, लाइक एनुअल प्रीमियम के 10 टाइम्स वाला डेथ बेनिफिट देते हैं, या फिर कुछ और रीजन है। सर्वाइवल बेनिफिट में परसेंटेज क्या है, क्या ये प्रोडक्ट प्रीमियम के ऊपर रिटर्न देती है, क्या ये प्रोडक्ट सम एश्योर्ड के ऊपर रिटर्न देती है, तो ये सारा चीज पहले से आपको जान लेना होगा। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने सारे जो यूनिक सेल्स फीचर्स है, यूनिक सेल्स पॉइंट्स है, इसको अपने या जो नॉर्मल जनरल पॉइंट्स है आप इसको पॉइंट आउट करके रखें।
इस पॉइंट आउट करने के साथ साथ आपको ये जानना होगा कि क्लाइंट के पास से आपको डिटेल लेनी कितनी है। तो आपको तो पहले क्लाइंट का नाम तो पता चल ही गया है। अगर हम कस्टमर को ये बोले, कोई अगर कस्टमर है और कस्टमर ने बोला कि मेरा नाम रोहित जायसवाल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, टेलीकॉलिंग की जो पहला निस्तंभ होती है या पहली बात जो हम लोग थैंकफुल नोट पे क्लाइंट्स को हमेशा बात करनी चाहिए। और आपकी जो आवाज होनी चाहिए वो आवाज में दम होनी चाहिए। दम इन द सेंस आप कस्टमर को कुछ भी बोलो वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। और क्लाइंट को आप जो भी प्लान के बारे में, जो भी प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में आप बताइएगा, ये क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी चीज आपको सही से पता नहीं है तो आप क्लाइंट को बोल दीजिए। क्लाइंट ने कोई आपको पूछा कुछ चीजें और आपको चीजें सही से क्लियर नहीं है तो आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि मैं अपने सीनियर से पूछ के बता रहा हूँ सर आपको, या फिर मैं ये कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। बैक टू दी पैविलियन आते हैं जहां हम लोग छोड़ रहे थे। पहले हमने क्लाइंट का नाम पता कर लिया। क्लाइंट ने बोला रोहित जायसवाल। क्लाइंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देती है, आपका सबसे पहला दायित्व बनता है क्लाइंट को आप थैंक यू नोट से संबोधित करिए। तो क्लाइंट आपको बोला मेरा नाम रोहित जायसवाल है, आप बोला थैंक यू सर अपना नाम बताने के लिए। नॉट ओनली अपना नाम, आप अगर यहाँ पे ये यूज करिएगा आपका शुभ नाम बताने के लिए धन्यवाद, तो ये और सुनने में अच्छा लगता है। तो क्लाइंट को आप इज्जत दिया करो। अब आने वाले टाइम में आप क्लाइंट को सर बोल के संबोधित ना ही करें तो अच्छा है, आप उनको मिस्टर जायसवाल बोल के बात कीजिए। क्लाइंट को आपको जानना है क्लाइंट का क्या इन्फॉर्मेशन, कि उनका एज, उनका इनकम, प्रोफेशंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको जाननी है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता दूं कि ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये मेरी पहले वीडियो यूट्यूब में जहाँ पे मैं अपना वॉइस खुद दे रहा हूँ या फिर मैं खुद वीडियो में आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन मुझे भी हो रही है, थोड़ा बहुत मैं शायद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर इस वीडियो में जो भी एडिटिंग वगैरह होगी इसमें भी थोड़ा बहुत गलतियां, खामियां हो सकती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या फिर जो भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है काइंडली कमेंट करके बताइएगा, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड मैं और अच्छा वीडियो मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों को दे सकूं या फिर इसको रिप्रेजेंट कर पाऊं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वीडियो इंटरमीडिएट, बिगिनर्स, एक्सपीरियंस सबके लिए होगी और स्पेसिफिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ओवर फोन सेल करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम क्लाइंट से अपना एज जानना चाहें तो क्लाइंट अपना एज हमें नहीं बता सकते, लेकिन हम अगर उनको बताते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का जनरल प्रोडक्ट है, लेकिन आपके एज के हिसाब से इस प्रोडक्ट को हम लोग कस्टमाइज करके आपको देंगे। इट मीन्स आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट हम लोग आपको बेचेंगे। कंपनी तो प्रोडक्ट अपना बना दिया, लेकिन हो सकता है ना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल ना हो, तो हमारी प्रोडक्ट को हम लोग उस हिसाब से कस्टमाइज करेंगे ताकि वो आपको बेनिफिट दे। तो अभी अगर आप अपना एज बता दीजिएगा तो हमें अपने प्लान को डिजाइन करने में सुविधा होगी, जो कि पर्टिकुलरली आपके लिए बनाया जाएगा। क्लाइंट आपको अपना एज बोला तो आपने उसे थैंक यू नोट पे आपने उसे काउंटर किया। इसके बाद आपका प्रोडक्ट का जो और एक बेनिफिट थी आपका कस्टमर को, आपको वो और एक बेनिफिट आपको बतानी है। इस बेनिफिट के दौरान बताने के बाद ही आप क्लाइंट के पास से आपको और एक इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि क्लाइंट का इनकम। दोस्तों क्लाइंट का इनकम जानने के लिए आपके पास 2-3 तरीका है। या तो आप उनसे डायरेक्टली अपना इनकम पूछ लो। क्लाइंट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ना बोल दे तो आप क्लाइंट को दोबारा मत पूछिए, आप अपने प्लान में कैरी फॉरवर्ड हो जाइए। बट अगर आपको लगे कि डायरेक्टली कोई कस्टमर आपको इनकम बताना नहीं चाहता है, या फिर आपके पास कोई सेकेंड या थर्ड ऑप्शन या तरीका होना चाहिए कि क्लाइंट का इनकम आप लोग कैसे पता करोगे, आपके पास यही होनी चाहिए कि क्लाइंट से आप उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है आप वो मंथली एक्सपेंसेस उठा लीजिए, या जान लीजिए कि सर आपका मोटा मोटी महीने में कितना पैसे की खर्चा हो जाती है। आप फैमिली चलाते होंगे, आपकी ग्रोसरीज होगी, आपका इमरजेंसी डॉक्टर्स एक्सपेंसेस होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका डेली एक्सपेंसेस जो है वो आपका चीज होगी, और ओवरऑल फैमिली एक्सपेंसेस तो है ही जो आपका फिक्स बजट के अंदर आती है एक फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए या फैमिली को चलाने के लिए। तो क्लाइंट अगर आपको कोई भी अमाउंट मंथली बताते हैं, आप अगर वो इक्विवेलेंट सेम अमाउंट या फिर आप उनके साथ 5,000 to 10,000 और आप ऐड कर सकते हो। कोई कस्टमर अगर आपको बोले कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस 25,000 हो जाती है, तो इस कस्टमर का डेफिनेटली मंथली इनकम 30 से 35,000 रुपए होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर
कस्टमर से आपको तीसरी तरीके से आपको पूछना है कि आप क्लाइंट का इनकम क्या है, तो आप कस्टमर से डायरेक्टली पूछ लीजिए, सर आपका जो इनकम होती है इसके ऊपर डिपेंड करके क्या आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। इफ द कस्टमर सेज यस, तो इस कस्टमर का इनकम डेफिनेटली एनुअली 3 लाख से ऊपर होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी इंडियन सिटीजन्स की या कोई भी लोग की अगर इनकम 3 लाख, जस्ट 3 लाख पे पहुंच गई, या फिर जो सबसे मिनिमम लोअर स्लैब है अपनी इनकम टैक्स की, सबसे मिनिमम स्लैब पे पहुंचती है, तो वो सरकार को शायद इनकम टैक्स देता होगा, क्योंकि उनका अगर वो सर्विस करते होंगे तो उनके पास बहुत सारे अलाउंसेस होंगे या बहुत सारे डिडक्शंस का ऑप्शंस होंगे, जो वो डिडक्ट कराने के बाद फिर वो इनकम उनका टैक्सेबल स्लैब के अंदर आती ही नहीं होगी। इट मीन्स कि अगर कोई कस्टमर अगर इनकम टैक्स देते हैं तो उनका एनुअल इनकम 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको पता चल गया कि क्लाइंट का क्या इनकम है। देन आप फिर मूव हो गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स में है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमर्स को आपको जानना है कि क्लाइंट की जो इनकम एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से आती है। इट मीन्स क्लाइंट की प्रोफेशन क्या है, वो सर्विस में या बिजनेस में। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट आपके पास एक ही है। लोअर इनकम वाले को भी आपको यही प्रोडक्ट बतानी है, हायर इनकम वाले को भी आपको यही प्रोडक्ट बतानी है, बिजनेसमैन को भी आपको यही प्रोडक्ट बतानी है, सर्विसमैन को भी आपको यही प्रोडक्ट बतानी है। तो तरह तरीके मतलब डिफरेंट वे से हम लोग सर्विसमैन या बिजनेसमैन लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर्विसमैन जो होते हैं, इनका जो इनकम होती है, ये इनकम उनका फिक्स्ड होता है। उनको पता है कि मेरी सैलरी 50,000 है, तो मुझे इतने अमाउंट मुझे ग्रोसरी शॉप में देनी है, इतना मेरी मेडिकल शॉप में जाएगा, इतना मेरा डेली एक्सपेंसेस है, अपार्ट फ्रॉम दैट इतना मेरी सेविंग्स है, मैं इतना महीने का सेविंग्स करता हूँ, या कुछ एनी इंस्ट्रूमेंट तो मैं सेविंग्स करता हूँ। बिजनेस वालों की क्या होती है, सबके पास एक फिक्स्ड एक्सपेंस तो होती है मंथली का, लेकिन बिजनेसमैन के पास एक अप्स एंड डाउन्स होती है। हर एक मंथ का सिचुएशंस के अनुसार उनका इनकम चेंज हो सकती है। तो हम सर्विसमैन वाले को बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग बेच के कि उनके एज के हिसाब से हम लोग एज पहले ही जान लिया है। तो अभी आपको देख लेना होगा कि ये जो एज ब्रैकेट है, ये एज ब्रैकेट उनका किस एज ब्रैकेट में आती है। हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करते हैं। और बिजनेसमैन वाले को हम लोग एक्स्ट्रा अर्निंग की जगह हम उनका जो उतार चढ़ाव हो उनके इनकम में, हम वो उनके सामने दिखाएंगे कि उस हिसाब से आप इस प्रोडक्ट को जो है एक्स्ट्रा अर्निंग के हिसाब से आप ले सकते हो। तो सर्विसमैन वाले का फिक्स्ड इनकम है, उनका कमिंग फॉरवर्ड में अपकमिंग 10 ईयर में उनका इनकम जो है वो कैसे एडिशंस हो सकती है, और बिजनेसमैन वाले का जो उतार चढ़ाव है अप्स एंड डाउन है इनकम में, उनको कैसे वो आने वाला टाइम में मेंटेन कर पाएंगे, या फिर जब डाउन होगा उनको कैसे रिकवर कर पाएंगे इस इनकम के साथ जो आप पॉलिसी से रिटर्न दोगे। अब एज के हिसाब से यहाँ पे एक मैटर करेगी दोस्तों, आपको कैटेगरी किस टाइप की मिलेगी। आपको लोग 20 से 30 भी मिल सकते, 30 से 40 भी मिल सकते, 40 से 50 या 60 साल, यही अपना एज ब्रैकेट है 20 to 60। इसी एज ब्रैकेट में हम लोग नॉर्मली इंश्योरेंस बेचते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट की आज के दिन में मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल हो गई है। 20 से 30 वाले लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा, या फिर ये लोग जस्ट अपना पढ़ाई कंप्लीट किए होंगे, कुछ लोग शायद जॉब में, नियर बाई 30 वाले लोग थोड़ा बहुत 2-4 साल जॉब में स्टेबल करे गए होंगे, या 4-5 साल स्टेबल कर गए होंगे। शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर जस्ट मैरिड, इस टाइप का लोग आपको मिलेंगे। इनका सेविंग का जो क्राइटेरिया होती है, अगर ये लोग कर भी लेते हैं तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेविंग होती है। किसी को लगा तो चलो मैं थोड़ा अपने सैलरी में से 1000 रुपए मैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में मैं रेकरिंग डिपॉजिट कर लेता हूँ, या फिर चलो मेरा पाड़ा में कोई एक एजेंट है मेरा जो मनी मार्केटिंग में काम करते हैं, उन्होंने कुछ कन्विंस किया है, या कोई मेरे अंकल LIC में एजेंट है तो मैं उनको ये कुछ पैसा दे देता हूँ महीने का 1000-2000 रुपए। तो जो भी इनका सेविंग्स होती है, मोस्ट ऑफ द सेविंग्स ये 20 से 30 वाले लोगों की अनऑर्गेनाइज्ड होती है। इसके बाद वाला एज कैप में आपको क्या मिलेगी, इस 30 से 40 वाले लोगों की, 30 से 40 वाले लोगों की पहले क्या होगी, आपको 30 से 40 वाले लोगों के जस्ट आपका मैरी हुए होंगे, जस्ट मैरिड, मे बी 1 किड, मे बी नॉट, और लाइफ को लीड करने के लिए इनको आईफोन चाहिए, इनको आईफोन नहीं तो चलिए कुछ एक अच्छा सा हैंडसेट चाहिए, स्मार्टफोन, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक घर होनी चाहिए। पहले लोगों की क्या आशाएं थी कि हम 50 साल 60 साल के बाद जाएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे, अपना रिटायरमेंट का पैसा लेकर घर बनाएंगे। लेकिन अभी का जनरेशन चेंज हो रही है,
तो इस 30 से 40 बड़े लोगों की क्या है कि ये जो सारे शौक है, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करके गए, एंड ऑफ द लाइफ स्पैन की तरफ जाकर कर ये सारे शौक अपना कंप्लीट किए, यहाँ पे अपने को अभी कर लिए। तो ये 30 से 40 बड़े लोग ना ये लोन पे डूबे हुए हैं, इनको ये अपनी ईएमआई पे चला रही है, इनको गाड़ी का ईएमआई चाहिए, इनको हाउसिंग का ईएमआई चाहिए, इनका क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड ऑल। तो इनके पास सेविंग करने की इंटेंशंस नहीं होती है, या फिर वो प्रायोरिटी ये सब एक्सपेंसेस को पहले दे रही है और सेविंग्स को बाद में दे रही है। 40 से 50-60 वाले लोगों के पास आप पूछेगा कि सर आपका क्या सीन है, तो वो बोलेंगे कि शायद मैं पहले सेविंग कर लेता, क्योंकि अब वो कुछ भी किए होंगे, ऑर्गेनाइज सेविंग या अनऑर्गेनाइज सेविंग हो, तो अभी उनका बच्चों की हायर एजुकेशन, बेटा का शादी, बेटी की पढ़ाई, तो रिटायरमेंट के टाइम में जाकर उनका क्या सेविंग्स है नहीं पता। तो हमें ये जो एज कैप्स है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 60, इनको हमें इनके हिसाब से पॉलिसीज को समझाना होगा कि आने वाले टाइम में ये किस कॉर्पस में अपना इन्वेस्ट करेंगे। और वो अगर अपने सैलरी में से 10,000 रुपए भी सैलरी बचा रहे एनुअली, अगर मंथली कोई भी सॉर्ट ऑफ फर्म में कोई भी अमाउंट अगर बचा रहा है, तो वो पहला 10, 20%, 25% का पैसा जो होगा वो इंश्योरेंस में आना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस का एक वैल्यू ऐसी है आपकी, जो आज अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर 10% लिख के दे रही है, आपको 6% लिख के दे रही है, तो ये 20 साल बाद भी 10% होंगे, 6% होंगे। कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो जितना वहां पे रिस्क है अप साइड जाने का, उतना ही ज्यादा रिस्क है डाउन साइड आने का। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है, बस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सेविंग्स प्लानिंग में है, तो इस एज कैप में आप उनको उनका फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करके दे सकते हो, एज बिकॉज आप उनका फाइनेंशियल डॉक्टर बनने वाले हो। क्लाइंट यहाँ पे अपना खुद का रिक्वायरमेंट, अपनी खुद की लाइफ साइकिल वैल्यू डिटरमाइंड या फिर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आप हो फाइनेंशियली। तो आप उनका डिजीज जो है डायग्नोसिस करोगे और आप उनको बताइएगा कि उनको कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, किस टाइप का मेडिसिन लेनी है, कितनी डोजेस में लेनी है। क्लाइंट ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती है। टेलीकॉलिंग में आज के डेट में ये भी प्रॉब्लम है कि कस्टमर जितना टेक सेवी होते जा रहे हैं ना, बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट का ब्रोशर जो है ना, आप हमें मेल पे सेंड कर दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। बट ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। अगर क्लाइंट ब्रोशर पढ़ के ये सब कुछ समझ जाएंगे, तो फिर बाय मेल या बाय एसएमएस पे आपको लेना क्यों है। सेम चीज कस्टमर कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे और वहां से जाके वो प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे ना, फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग आपसे ऐसा मांगते हैं ना, तो आप अपने क्लाइंट्स के जो लिस्ट है, क्लाइंट्स का जो आपकी पिरामिड है कि किनको लेनी है, सो दैट आपका पिरामिड के एक अच्छा सा शेप जाएगा, किनको आपका बकेट में डालना है, तो आप इनको जो है ना अपने बकेट से डालते रहिए। और आपके पास एक सिंपल से रेशियो होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी हैबिचुएटेड। आपको ये अवेयर्स डाल लेनी होगी ना सुनने की। तो आप कितना ज्यादा रेडी हो ना सुनने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है? नो। लाइफ इंश्योरेंस लेनी है? नो। कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो, आप ओवर फोन कस्टमर को बोले, सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, कस्टमर ने नो बोल दिया। कस्टमर को शायद आपके कंपनी से पॉलिसी नहीं करानी है, कस्टमर के पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिसीज है। कस्टमर को आप जिस टाइप का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको क्लाइंट को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत सारे रीजन होना चाहिए। आपका पिचिंग, आपका ये जो सेल्स पिच है, ये जो भी आप पिचिंग आप तैयार करके आप रेडी करके कस्टमर को बोलने जा रहे हो या बोलने वाले हो, आप तब तक क्लाइंट से लड़ सकते हो, बोल सकते हो, आर्गुमेंट्स कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, जब तक क्लाइंट ये ना बोले कि भैया आप जो है पैसा मुझे देकर जाओ, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तब तक आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल वैल्यू है, लाइफ साइकिल वैल्यू क्या होगी कि क्लाइंट के जब क्लाइंट पास्ड अवे हो जाएंगे, उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद, जो इनकम वो अभी कमा रहे, जो फैमिली को वो अभी जो फीड कर पा रहे, या फिर उनके जाने के बाद कमिंग टाइम में उनका परिवार क्या सेम लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे,
सो उनका जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है अभी लाइफ में, उसके हिसाब से उनको आने वाले टाइम में क्या पैसा मिलेगी और क्या पैसा मिल सकता है, किस पैसे की जरूरत हो सकती है और उसके लिए कितना पैसे के प्रीमियम उनको आज देना होगा, ये आपको कैलकुलेट करनी होगी। हो सकता है कि क्लाइंट का 5 साल बाद 1 करोड़ की जरूरत है, उसके हिसाब से शायद कस्टमर को 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देना पड़े। कम से कम शुरुआत तो आपसे करें 50,000 रुपए एनुअल प्रीमियम देकर, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने इनकम के हिसाब से वो आपको देते जाएंगे। तो इस टाइप से हमें सेल करनी है। सो आप अगर ऐसे कस्टमर्स को अप्रोच करिएगा ना, कस्टमर्स को जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की पॉइंट्स है वो आप 1 बाय 1 को बताते जाइएगा और 1 बाय 1 उनके सारे डिटेल आप लेते जाइएगा। एट द एंड जाकर में आपको क्लाइंट को एक बार ब्रीफ भी करना होगा आपका अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपने उनको जो भी चीज बताए कि आपने अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म, प्रोडक्ट का जो सर्वाइवल बेनिफिट है, सम एश्योर्ड क्या है, उनका अगर कुछ मनी बैक वाला पॉलिसीज है या मैच्योरिटी में जाकर कुछ ज्यादा सर्वाइवल बेनिफिट के ऊपर कुछ बूस्टर देकर या कुछ बोनसेस कंपनी देती है, एडिशंस देती है, ये सारे प्लान को एक बार ब्रीफ में आपको क्लाइंट को 1 बाय 1 बता देनी है। अलोंग विद दैट इसके साथ आपका पॉलिसीज कस्टमर के पास से जो भी डिटेल आपने लिया, ये सारे डिटेल भी आपको 1 बाय 1 बता देनी। जैसे कि सर आपका नाम रोहित जायसवाल हुआ था, आपका उम्र 40 साल था, आप मैरिड हो, आपका एक बच्चा है सर, और आप बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हो, आपका मोटा मोटी सालाना इनकम 4 लाख रुपए हो जाती है जैसे कि आपने बताया। तो सर इस 4 लाख के हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको जो एग्जाम्पल होगा ना वो अंत में आके देनी है। और एग्जाम्पल हमेशा ना आपको एक बड़ा अमाउंट पे देना है, जैसे कि 50,000 या 1 लाख रुपए में। तो अगर उस हिसाब से दे दो तो आपको कैलकुलेट करना भी इजी होती है। तो अब आपका प्रोडक्ट का कैलकुलेशन आपके पास ऑलरेडी रेडी होना चाहिए कि अगर 1 लाख का प्रीमियम होगा तो आपका प्रोडक्ट कितना रिटर्न देगी टोटल पॉलिसी टर्म का एंड के बाद। तो आपने क्लाइंट को वो बताया। बस यहाँ पे बताने से एंड करने से नहीं होगा, क्लाइंट को आपको जज भी करना होगा कि आपको तो क्लाइंट का फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस पता चल गई है कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसका फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो आप कस्टमर को आप डायरेक्टली क्वेश्चन करिए कि सर जैसा कि आपने बताया आपका तो एनुअल इनकम मोटा मोटी 4 लाख रुपए हो जाती है, तो उस हिसाब से आप एनुअली एक 50,000 का पॉलिसी तो ले सकते हो सर। तो कस्टमर अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे ना, वहां पे आपको कस्टमर का इंटेंट या मोटिव समझ में आएगी। तो उस जगह पे कस्टमर आपको डायरेक्टली बोल देगा कि सर 50,000 मेरे से तो नहीं हो पाएगी, मैं साल का एक 20 या 25,000 की पॉलिसी तो मैं ले सकता हूं आपसे। अब क्लाइंट को क्या करना है, आपको कोई भी चीज मार्केट में आज के दिन में ना कुछ भी चीज आपको फ्री में अगर आपको मिलती है ना तो आप बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो कि चलिए भैया क्या फ्री में मिल रहा है, थोड़ा देख कर आते। तो यहाँ पे कस्टमर को ये फ्री वाला सर्विस, ऐसे तो कंपनी अपना एग्जीक्यूटिव तो रखा ही है अपने पास क्लाइंट के पास जाने के लिए, लेकिन चीजें जो होती है ना, प्रोडक्ट क्या क्वालिटी रखती है वो तो मैटर करता ही है, लेकिन प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट क्या खूबियां लेकर के आएगी। चाहे वो प्रोडक्ट में सच में खूबियां है या नहीं हो, रिप्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कस्टमर्स को। तो यहाँ पे आप आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है आप इनको थोड़ा इज्जत दे दीजिए, इनको आप बना दीजिए सेल्स मैनेजर, इनको आप बना दिए फाइनेंशियल सेल्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल सेल्स मैनेजर। तो इस टाइप का आप अगर उनको इज्जत दीजिएगा ना कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स मैनेजर आपके कन्वीनियंट समय के हिसाब से आपके ऑफिस या घर पे आपको विजिट करते हैं, और जो प्लान मैंने आपको ओवर फोन समझाई एक्सप्लेन किया, इसी सेम प्रोडक्ट को लीगल डॉक्यूमेंट के साथ लाइक प्रोडक्ट ब्रोश्योर्स, इलस्ट्रेशंस, ये सब के साथ आपको इस प्लान को दोबारा समझाते हैं। इसके बाद का जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स मैनेजर इस क्लाइंट के घर पे जा रहे हैं, इनका मोटिव क्या है। तो आपको यहाँ पे कस्टमर को भी समझना होगा और एट द एंड आप सेल करने के लिए आए हो, आपके ऊपर अपना टारगेट है और ये कस्टमर को रियलाइज भी नहीं करवाना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइंट को बताइएगा कि ये जो फाइनेंशियल सेल्स मैनेजर आपके पास जा रहे हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट कैरी करके इस प्रोडक्ट को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप हमारे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सको, ताकि आप इस प्लान को खरीद सको। तो ये जो बाइंग वाला पॉइंट है ना, ये बाइंग वाला पॉइंट क्लाइंट को आपको बहुत अच्छे से बताना है। तो हो सकता है कि क्लाइंट को शायद इस शब्द के बाद शायद ये समझ में आए, अच्छा मतलब कोई आ रहा है तो मुझे अभी पॉलिसी ले लेना होगा,
क्लाइंट आपको बताए या ना बताए, मन ही मन में आपका अपॉइंटमेंट आपको नहीं भी दे सकता, कैंसिल भी कर सकता है। तो आपको इस स्टेटमेंट के बाद संग संग आपको एक स्टेटमेंट जोड़ देनी है, सर ऐसा नहीं है, वो जा तो रहे हैं कि ताकि आप इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि आपको तो प्लान अच्छा लगा ही है, लेकिन साथ में आपको अगर प्लान वो विजिट और फेस टू फेस बैठ के समझने के बाद भी अगर आपको लगे कि अभी आपको थोड़ा सा समय चाहिए या फिर अभी आप इमीडिएट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अपना ये डिसीजन बता सकते हो आप उनको। हम तो भेज ही रहेंगे ताकि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आपको एकदम नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ना बोल सकते हो सर। जरूरी नहीं है कि वो जा रहा है तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। तो आपने क्या किया, आपने अपना बाइंग वाला जो नेचर है, जो बाइंग वाला आपका कॉल है, वो आपने क्लियर कर दिया, और उसके साथ साथ आपने क्लाइंट को ये भी रियलाइज करवा दिया कि वो बंदा मतलब जा रहा है तो आपको ले ही लेना होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको क्लाइंट के पास से उनका एड्रेस लेना है। हम लोग अगर ये कोलकाता में काम कर रहे हैं या मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं, हम लोग सिटी में हैं, बिग टाउन्स में हैं, तो यहाँ पे रोड के हिसाब से, होल्डिंग नंबर के हिसाब से एड्रेस होती है, साथ में एक पिन कोड आ गया, बिल्डिंग का नेम वगैरह आ गया, या ब्लॉक वगैरह आ गया, नियरेस्ट लैंडमार्क आ गया। लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर होगा तो वहां पे वो आपका विलेज पोस्ट के हिसाब से एड्रेस होती है। क्लाइंट का एड्रेस लेने का भी बहुत सारा तरीका होता है। अगर वो ऑफिस में है तो आप पूछ लीजिए कि ये कोलकाता का कौन से लोकेशंस में आते हैं, या फिर ये जो भी सिटी में आप लोग कॉल करिए कौन से लोकेशंस में आती है। आप उनसे नियर बाई बस स्टॉपेज पूछ लीजिए, तो आपको लोकेशंस का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, जो नियरेस्ट लैंडमार्क आपको लेनी है, वो बस स्टॉपेज तो एक काइंड ऑफ लैंडमार्क का काम करेगा ही, अगर वो नियर बाई है तो, नहीं तो वो कौन सा फ्लोर है, बिसाइड में आपका मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, बैंक्स, एटीएम्स, क्लब, पूजा पंडल्स वगैरह एंड ऑल। तो इस टाइप का क्या चीज है वो आप उनसे पता कर सकते हो, तो आपको नियरेस्ट लैंडमार्क मिल जाएगी। जब आपका क्लोजिंग पार्ट्स में आएगी ना, तो आपको क्लाइंट को एक बार अपना जो नाम होगा वो एक बार आपको बताना होगा, क्योंकि आपको कस्टमर जो है ना वो फिजिकली आप क्लाइंट के सामने अपियर नहीं हुए हो, आप ओवर फोन बात कर रहे हो। तो आप अगर उनको अपना नाम बता के एंड करेंगे कि सर मेरा नाम ये है और मैंने आपके साथ इस कंपनी का इस प्लान के बारे में मैंने आपके साथ बात किया, और कल ने आपके साथ मेरी बात हुई, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको एकदम अंत में जाके ऐड करना है। और आपका जो सेलिंग वाला पार्ट हो गया ना, इसके बाद आप क्या करोगे, आप क्लाइंट को ना हमेशा क्लाइंट को डायरेक्टली सवाल ना पूछ के आप उनको स्लैब में भी पूछ सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती है ना, कि आपके पास 3-4 क्वेश्चंस होती है, तो आप उस चूज कर सकते हो। लेकिन खाली बस आपको क्वेश्चंस मिल जाए और आपको आंसर ही ना मिले, सो यू विल बी अ लिटिल ऑरिड कि आपको ये कहाँ से शुरुआत करनी है, या कितना आपको लिखनी है, या कितना मार्क्स है इतने। तो आप अगर क्लाइंट को बोले कि ये जो फ्री आपको सर्विस मिल रही है ना, तो ये हमारे टर्मिनल के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से कल का सर स्लॉट फ्री है, तो मैं कल 11 से 12 बजे के बीच में आपके पास एग्जीक्यूटिव को मैं भेजता हूँ, या जो भी आपने सेल्स मैनेजर या सेल्स कंसल्टेंट कहा। क्लाइंट एक शॉट में अगर आपको अपॉइंटमेंट दे देती है तो यू आर सो लकी। बट अगर क्लाइंट आपको नहीं दिया तो आप क्लाइंट को फिर मत बोलिए कि सर मैं फिर कब भेजूं, आप उनको एक दूसरा स्लैब दीजिए कि सर मैं सेकंड हाफ में मैं 3 से 4 बजे भेजता हूँ। वहां पे भी अगर ना होती है फिर उनको एक स्लैब दीजिए, लेट इवनिंग की या फिर इवनिंग की या कल मॉर्निंग की, लेकिन क्लाइंट को आप ना पूछिए। इसके साथ अपॉइंटमेंट मिल गई। अब जब क्लोजिंग पार्ट में आती है तो आपको उनका एड्रेस मिल गई थी। अब जो पहले वाला जो मैंने आपको कहा वो आप उनको ऐड कर दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे साथ आपके इस प्रोडक्ट के बारे में बात हुई, कल शाम को 3 से 4 बजे के बीच में अपने अपॉइंटमेंट दिए हो और मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बात किया। आपके पास एक फाइनल वेरिफिकेशन कॉल जाएगी। हो ही सकता है कि अभी इस कॉल में क्लाइंट आपका बात सुन लिया होगा, आपको अपॉइंटमेंट दे दिया होगा, बाद में क्लाइंट सोचा, वो नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर क्लाइंट जेन्युइनली बिजी हो गए, उनको समय नहीं मिला, तो एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगी जो फॉर्मली आपके सीनियर्स को ये कॉल करेंगे, या फिर आप अपने सीनियर को कॉलिग से भी करा सकते हो, कस्टमर का मोटिव जानने के लिए कि कस्टमर क्या सच में आपको टाइमिंग दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है। और इसके बाद अगर कल की अपॉइंटमेंट है शाम को 3-4 बजे की, तो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में आकर आपका पहला काम यही होगा कि क्लाइंट को कॉल करके, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ये है, कल आपके साथ बात हुई थी, क्या आपको मेरी बातें याद है? इफ द कस्टमर सेज यस, इफ द कस्टमर सेज नो, डजंट मैटर, कस्टमर कुछ भी बोले, क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट जितना शॉर्ट में हो पाए और जितना जो लुक्रेटिव आपका पॉइंट्स था ना, ये पॉइंट्स जितना जल्दी हो सका आप उस पर कोई ब्रीफ कर दो कि सर आपका ये थी, ये थी, और
आपका जो भी बेनिफिट्स था ये सारा चीज एक बार बता दो। आपका जो पर्सनल डिटेल्स क्लाइंट आपको दिया था वो भी एक बार सर आपने ये बताया था, आपने वो बताया था, और आपने आज 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिए हो सर, तो एग्जीक्यूटिव पहुंच जाएगा। आज फिर कॉल करके आप ये मत पूछिए कि सर आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म है ना सर, आप ऐसा कंफर्म मत करिए। आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में बात कीजिए। प्लीज रिमेंबर, क्लाइंट को ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं करना है जिसका आंसर आपको ना, नहीं, नो, ये सब में आपको मिलेगी। आप हमेशा उसको थोड़ा सा पैसिव सेंटेंस में आप उसको मोल्ड करके थोड़ा घुमा के आप क्लाइंट को नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस में बात कर रखिए। जो लोग मेरे से और एक्सपर्ट है इस फील्ड में और स्पेसिफिकली इंश्योरेंस टेलीकॉलिंग में, वो लोग सजेशंस दें कि और क्या टॉपिक मैंने मिस कर दी या फिर कैसे इंप्रूवमेंट करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में मैं और ज्यादा वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग प्लीज बताइएगा, और इस वीडियो चैनल को आप लोग मेरा नाम शेख जियाउल हक या फिर इंटरेस्टिंग इन्फो फैक्ट्स नाम से आप शेयर कर सकते हो। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।